प्यारे विद्यार्थियों, आप कैसे हैं? मैं पंकज कुमार मिश्र आज आपके सामने उपस्थित हूँ। आपकी पाठ्यपुस्तक स्पर्श भाग 1 में संकलित ललित निबंध कीचड़ का काव्य, जिसके लेखक हैं काका कालेलकर जी, आज हम उसका अध्ययन और अध्यापन करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले इस क्रम में हम हमारे लेखक महोदय काका कालेलकर जी के बारे में कुछ जानते हैं। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि आपका जन्म 1885 और मृत्यु आपकी 1982 में हुई थी। आपका जन्म 1885 में सतारा, महाराष्ट्र में हुआ था। बच्चों, काका कालेलकर जी का मूल जो नाम था वो दत्तात्रेय बालकृष्ण कालेलकर था। आपकी मातृभाषा मराठी थी, लेकिन आप हिंदी, बांग्ला, अंग्रेजी, संस्कृत और गुजराती साहित्य में भी बहुत प्रवीण थे और आपने बहुत सारा साहित्य लिखा हुआ है। आपकी जो कृतियां हैं, हिमालयनों प्रवास, लोकमाता, ये यात्रा वृत्तांत है। काका कालेलकर जी यायावर थे, घूमते फिरते थे। इस प्रकार से उन्होंने हिमालयनों प्रवास, लोकमाता, यात्रा वृत्तांत लिखा है। यात्रा, अपने संस्मरण यात्रा भी लिखा है। धर्मोदय और आत्मचरित्र लिखा है। निबंध संग्रह आपका जीवननो आनंद अबारनवार, ये आपके निबंध हैं। और अन्य बातें हैं आपके बारे में। आप एक पत्रकार थे, आप एक शिक्षाविद थे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, गांधी जी के बहुत ही निकटतम सहयोगी थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि काका साहब ने हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है इस देश के लिए। ये बहुत बड़ी बात है कि एक हिंदी तरभाषी थे और हिंदी भाषा के बहुत ही बड़े प्रबल समर्थक थे। आपने मंगल प्रभात सर्वोदय पत्रिका का संपादन किया है। सर्वोदय पत्रिका गांधी जी के दर्शन से जुड़ी हुई है, आपको पता है। आपकी लेखन शैली, भाषा सरल है, सरस है, ओजस्वी है, सार्वगर्भित है। निबंध हो या संस्मरण, सभी में आपने जो है भावपूर्ण आपके विचार हैं। व्याख्या आपने तर्कपूर्ण रूप से किया है और आपने खड़ी बोली का प्रयोग किया है। और आपको बहुत सारे पुरस्कार मिले हैं, लेकिन 1964 में जीवन व्यवस्था नामक एक निबंध आपने गुजराती साहित्य पर लिखा था, जिस पर आपको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। ये साहित्य के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार है जो भारत सरकार द्वारा दिया जाता है। इस विषय के इस पाठ में क्या लिखा है उसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं कि हिंदी तरभाषी लेखक द्वारा लिखे इस ललित निबंध में कीचड़ की उपयोगिता का बखान किया गया है। बच्चों, हम सब जानते हैं कि हमें गंदगी और कीचड़ से नफरत होती है, उसके प्रति हमारी कोई सहानुभूति नहीं है। लेकिन बच्चों, आपको एक बात को ध्यान रखना है कि हम कीचड़ से नफरत करते हैं, हमारी सहानुभूति नहीं है उसके गंदेपन पे, वो गंदा होता है, जहाँ कहीं भी गंदगी फैलाता है। लेकिन अगर हम उसकी उपयोगिता पर ध्यान दें तो आप देखेंगे कि जितना भी अनाज उत्पादन होता है, खास करके ऐसे अनाज जो कीचड़ में पैदा होते हैं, जैसे धान है, उड़द है, मूंग है, सोयाबीन है, तो इससे अनाज पैदा होते हैं, हम इनका उपयोग करते हैं, तो हमारे लिए कितना उपयोगी है। आप सोचिए कि कीचड़ अगर ना होता तो मनुष्य और पशु किन किन नियामतों से वंचित होता। प्रकृति ने जो हमको दिया है तो हमको बहुत सारी चीज़ें नहीं प्राप्त होती। तो आइए आज हम कीचड़ की उपयोगिता के बारे में इस पाठ में पढ़ेंगे। और कीचड़ को काका साहब ने कहा कि कीचड़ हे नहीं है, वो श्रद्धेय है। उसको हम हे दृष्टि से ना देखें, वो हमारे लिए श्रद्धा का पात्र है। और इसकी वानगी, यह एक निबंध है। वानगी माने एक नमूना, एक उदाहरण है। तो आइए आज हम देखते हैं ये जो वानगी के रूप में हम इस निबंध को पढ़ते हैं, तो इससे लेखक ही नहीं, पाठक भी स्वीकारता है। और इस पाठ को पढ़ने के बाद आप भी स्वीकारेंगे कि कीचड़ जो है हमारे लिए कितना उपयोगी है। तो आइए हम अविलंब इस पाठ को पढ़ते हैं। कीचड़ का काव्य। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, आज सुबह पूर्व में कुछ खास आकर्षक नहीं था। रंग की सारी शोभा उत्तर में जमी थी। उस दिशा में तो लाल रंग ने आज कमाल ही कर दिया था, परंतु बहुत ही थोड़े से समय के लिए। स्वयं पूर्व दिशा ही नहीं, जहाँ पूरी रंगी न गई हो, वहाँ उत्तर दिशा कर करके भी कितने नखरे कर सकती है। देखते देखते वहाँ बादल श्वेत पूनी जैसे हो गए, यथाक्रम दिन का आरंभ हो गया। अब यहाँ पर लेखक एक ये बात बताना चाहता है कि जब दिन का आरंभ होता है तो आकाश का दृश्य कैसे होता है, लेकिन आज पूर्व दिशा में उस प्रकार का आकर्षक नहीं है। उत्तर दिशा में जो बादल हैं वो पूनी यानी श्वेत धुने हुए रुई की तरह हो गए हैं और सारा आकर्षण उस तरफ है। लेकिन देखते ही देखते कुछ समय बाद दिन का आरंभ हो गया और लालिमा सूर्य के आने से पहले छा गई और इस प्रकार से दिन का आरंभ हो गया। तो ये है आकाश का, सूर्य का
और दिन के प्रारंभ होने का वर्णन है। अब आप यहाँ पर देखिए, आगे लेखक महोदय कहना चाहते हैं, हम आकाश का वर्णन करते हैं, पृथ्वी का वर्णन करते हैं, जलाशयों का वर्णन करते हैं, पर कीचड़ का वर्णन कभी किसी ने किया है? ये पूछ रहे हैं कि सभी का वर्णन करते हैं, लेकिन कभी किसी ने कीचड़ का वर्णन किया है? कीचड़ में पैर डालना कोई पसंद नहीं करता। कीचड़ से शरीर गंदा होता है, कपड़े मैले हो जाते हैं, अपने शरीर पर कीचड़ उड़े यह किसी को भी अच्छा नहीं लगता है। इसलिए कीचड़ के लिए किसी को सहानुभूति नहीं होती है। बच्चों, हम सभी लोग कीचड़ पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि कीचड़ में गंदगी है, हमारे कपड़ों में लग जाए, घर में आ जाए तो हम उससे नफरत करते हैं, हम उसको पसंद नहीं करते। इसीलिए उसके गंदेपन की वजह से उसके प्रति हमारी सहानुभूति नहीं होती है। यह यथार्थ है, ये सच है। किंतु तटस्थता से सोचें तो हम देखेंगे कि कीचड़ में कुछ कम सौंदर्य नहीं है। लेकिन आप अपने मन में पूर्वाभाव को छोड़ दीजिए, तटस्थ रहिए, एकदम विचार शून्य होकर के आपके मन में कीचड़ के प्रति जो भी पूर्वाग्रह है उनको छोड़ दीजिए। तटस्थ भाव से देखिए कि क्या कीचड़ में सौंदर्य कम है। अगर आप देखेंगे तो देख पाएंगे कि कीचड़ में सौंदर्य कम नहीं है। आइए हम आगे देखते हैं। पहले तो यह कि कीचड़ का रंग बहुत सुंदर है। देखिए, मिट्टी जो होती है कई कलर की होती है, लाल होती है, सफ़ेद भी होती है, काली होती है, भूरी होती है, कुछ पीले कलर की भी होती है। तो मिट्टी का कलर अलग अलग होता है। भारत के राज्यों में अलग अलग रंग की मिट्टी पाई जाती है। तो जैसी मिट्टी होगी वैसा ही कीचड़ होगा। तो मिट्टी का ये जो कलर हमने जो भी आपको बताए, ये कलर बहुत सुंदर होते हैं। इन कलरों को हम अपने घरों में और पोशाक में और भी जगहों पर इस्तेमाल करते हैं। तो कहने का मतलब कि इसका रंग बहुत सुंदर है। पुस्तक के गत्तों, पुस्तकों के जो कवर होते हैं ब्राउन कलर के, भूरे कलर के या कि लाल कलर के, घरों के दीवालों पर अथवा शरीर पर के कीमती कपड़ों के लिए हम सब कीचड़ जैसे रंग पसंद करते हैं, निश्चित रूप से पसंद करते हैं। मैंने जिन जिन रंगों का नाम लिया वो रंग आपके कपड़े उस कलर के होंगे, आपके घर में दीवारें भी ऐसी होगी, और ये कलर हम सब पसंद करते हैं। कलाभिज्ञ लोगों को भट्टी में पकाए हुए मिट्टी के बर्तनों के लिए यही रंग बहुत पसंद है। जो कलाभिज्ञ लोग हैं, यानी जो चित्रकार हैं, जो चित्रकारिता करते हैं, जो कला के जानकार हैं, उन लोगों को ये कलर बहुत पसंद आता है। और जो व्यक्ति फोटोग्राफी करते हैं, जो कलाकार हैं, फोटो लेते समय यदि उसमें कीचड़ का एक आध ठीकरा का रंग आ जाए तो उसे वार्म टोन कहते हैं। ठीक है, तो अगर फोटोग्राफी ले रहे हैं, अगर उसमें कोई स्पॉट आ जाए, कोई कलर आ जाए इस प्रकार का, तो उसको लोग वार्म टोन कह देते हैं। वार्म टोन माने जो चित्रकारिता होती है उसमें जो वार्म कलर होते हैं, अगर उनका कहीं ना कहीं थोड़ा सा आ जाए तो उसको वार्म टोन कह देते हैं। और इस प्रकार से उसको वो गलत वे में नहीं लेते हैं, उसको वार्म टोन कहते हैं। वार्म टोन कहकर विग लोग खुश हो जाते हैं कि चलो भाई ये वार्म टोन, ये एक नया डिज़ाइन है। पर लो, कीचड़ का नाम लेते ही सब बिगड़ जाता है। मतलब अगर वो हमारी पेंटिंग में, फोटोग्राफी में आ जाए तो उसको हम वार्म टोन कहेंगे, लेकिन जब कीचड़ का नाम आ जाए तो सब बिगड़ जाते हैं। ये क्या बात है भाई? नदी के किनारे जब कीचड़ सूख कर उसके टुकड़े हो जाते हैं तब वो कितने सुंदर दिखते हैं। आपने कभी देखा होगा कि नदी में जब कीचड़ होता है, जब वो सूख जाता है, उसमें जब दरारें पड़ जाती हैं तो उसके जो छोटे छोटे टुकड़े जो बनते हैं, आपने देखा होगा, वो कितने सुंदर दिखते हैं। ज़्यादा गर्मी से जब इन्हीं टुकड़ों में दरारें पड़ती हैं और टेढ़े हो जाते हैं, तब सुखाए हुए क्या होते हैं, ये देखिए हमने यहाँ पर आपको दिखाया कि कीचड़ का सौंदर्य। ये देखिए लाल मिट्टी है, बीच में काली मिट्टी है, और देखिए कि ये भी मिट्टी है। देखिए सूखने के बाद कीचड़ में किस प्रकार से देखिए दरारें पड़ी हैं, और देखिए ये एक प्रकार का कितना सुंदर दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी ने कितनी अच्छी कलाकारी की है, लेकिन ये प्रकृति की कलाकारी है बच्चों। देखिए इसमें भी सुंदरता कम नहीं है। जो लोग बुटीक चलाते हैं, जो लोग पेंटिंग करते हैं, जो लोग चित्रकारी का काम करते हैं, फोटोग्राफर होते हैं, वो इन सब चीज़ों को समझते हैं अच्छी तरीके से। तो वो खोपरे जैसा दिखता है। जब वो सूख जाते हैं तो खोपरा क्या है? जो नारियल होता है, नारियल का जो अंदर का जो सूखा हुआ गोला होता है, चाहे वो कच्चा हो चाहे वो सूखने के बाद जो दिखता है, उसको खोपरा कहते हैं। तो खोपरे की तरह दिखाई देते हैं। नदी किनारे मीलों तक जब समतल और चिकना कीचड़ एक सा फैला हुआ होता है तब वह दृश्य कम खूबसूरत नहीं होता है। नदी के किनारे बहुत दूर दूर तक एक समतल चिकना जो है कीचड़ फैला होता है। इस कीचड़ का पृष्ठभाग कुछ सूख जाने पर, अगर उसमें कुछ सूख जाए, थोड़ा सा टाइट हो जाए, तो उस पर बगुले और अन्य पक्षी जब चलते हैं तब 3 नाखून आगे और 1 अंगूठा पीछे उनके पद चिन्ह मध्य एशिया, देखिए मैंने यहाँ पर
आपको दिखाया है कि खोपरा ये है और यहाँ पर ये बगुला है और ये जो ठीकरा है, जो खपड़े होते हैं उनका कलर, जो कि ये भी कलर जो है पसंद किया जाता है। और ये देखिए मैंने अभी जो पढ़ा था इसके पहले कि जब उस पर बगुले चलते हैं तो उसमें 3 नाखून और एक अंगूठा पीछे होता है, उनके जो पद चिन्ह होते हैं तो किस प्रकार से होता है ये देखिए। यहाँ पर कीचड़ है, सूखा हुआ है और यहाँ पर बहुत सारे बगुले बैठे हुए हैं। तो जब ये चलते हैं तो लाल मिट्टी पे कि किसी भी कलर की मिट्टी हो तो देखिए इस प्रकार के पैरों के निशान होते हैं और भी इससे अच्छे भी होते हैं। ये एक छोटा सा नमूना है। तो के रास्तों दूर दूर तक अंकित दिखते हैं। तो जब उसमें बगुले चलते हैं कि और भी पक्षी चलते हैं तो दूर दूर तक वो रास्ते बन जाते हैं। वो झुंड के झुंड में चलते हैं तो पूरा रास्ता बन जाता है। इसी रास्ते अपना कारवा ले जाने की इच्छा होती है। कारवा माने हम अपना कोई दल टोली है, अपना कोई जो कारवा होता है जिसमें बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं, जुलूस टाइप का होता है, उसको ले जाने की इच्छा होती है। अच्छा लगता है कि जैसे पक्षियों ने रास्ता बना दिया है। फिर जब कीचड़ ज़्यादा सूख कर ज़मीन ठोस हो जाए, अगर ठोस हो जाए ज़मीन, थोड़ा सा और भी धूप लगे, अब वो ज़मीन ठोस हो जाए, तब वहाँ पर गाय, बैल, पाड़े, भैंस, भेड़, बकरे इत्यादि के पद चिन्ह उस पर अंकित होते हैं। तो फिर वहाँ पर क्या होता है कि उस कीचड़ के ऊपर गाय आती है, बैल आते हैं, पाड़े मतलब भैंस जो होती है, तो भैंस का जो नर बच्चे जो होते हैं उनको पाड़े कहते हैं। भैंस, भेड़, बकरे जब उस पर चलते हैं और उनके पद के चिन्ह अंकित हो जाते हैं तो उसकी शोभा और ही बढ़ जाती है। फिर जब 2 मदमस्त पाड़े यानी भैंस, नर भैंस जो होते हैं मदमस्त, बिल्कुल मस्ती में जब अपना लड़ते हैं और अपने सींगों को कीचड़ में डालते हैं, सींग लड़ाई करते हैं, तो इस प्रकार से बहुत सारी मिट्टी को रौंदते हैं। वो हैं मिट्टी को रौंद कर आपस में लड़ते हैं। तब नदी किनारे अंकित उनके पद चिन्ह, पदों के चिन्ह और सींग से जो वो मिट्टी खोदते हैं, माने महिष कुल के भारतीय युद्ध का पूरा इतिहास इस करदम लेख में लिखा हो, ऐसा भास होता है। तो जब उस मिट्टी पे 2 पाड़े जब लड़ते हैं आपस में तो क्या होता है, उनके पैरों के चिन्ह और उनके सींगों से लड़ते समय जो मिट्टी पूरा खुद जाती है उसको रौंदते हैं। तो जब उसको उस दृश्य को देखने से वो दृश्य कैसा होता है, ये देखिए ऐसा होता है। देखिए यहाँ पे भैंसें हैं और यहाँ पर ये लड़ाई के मुद्रा पे भी हैं 1-2 भैंस और इनका ग्रुप है। और ये देखिए यहाँ पे मिट्टी पे जब वो चलते हैं तो देखिए मिट्टी कैसे हो जाती है। ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने वहाँ पर पूरा कुछ लिख दिया हो। ये कीचड़ का काव्य है, ये कविता लिखी गई है कीचड़ पर। तो वहाँ पर ऐसा लगता है कि जैसे महिष कुल बने भैंसों का जो पूरा खानदान है उसका पूरे इतिहास का वर्णन इस करदम लेख, करदम माने कीचड़, कीचड़ के लेख में ऐसा लिखा है, ऐसा भास होता है। इसको देखने से, ये जो चित्र है, इस चित्र को देखने से ऐसा लगता है कि जैसे यहाँ पर पूरा इतिहास भैंसों का लिख दिया गया है, उनके युद्ध का। तो ऐसा प्रतीत होता है, भास होता है। अब बच्चों हमने यहाँ पर इस पार्ट में पढ़ा। अब इसके नए शब्द जो हैं, शोभा यानी सुंदरता, आकर्षक माने सुंदर और रोचक, कमाल माने अद्भुत, जलाशय माने तालाब सरोवर, पूनी माने धुनी हुई रुई की बत्ती, कलाभिज्ञ माने कला का जानकार, ठीकरा यानी खपड़े का टुकड़ा। खपड़ा जो आपने गांव में देखा होगा कि जो मिट्टी के मकान बनते हैं उसमें मिट्टी के खपड़े छाए हुए होते हैं ऊपर पर। तो वो पक्का मकान नहीं होता, वो कच्चे कंस्ट्रक्शन में होता है, तो उसको खपरा बोलते हैं। उसका भी कलर लाल कलर का होता है क्योंकि उसको कुम्हार जो है अपनी भट्ठी में पकाता है उसको। तो क्या होता है कि उसको भट्ठी में पकाने से उसका कलर भी लाल हो जाता है पकने के बाद। विज्ञानी जानकार, पाड़े माने भैंस के नर बच्चे और करदम माने कीचड़। तटस्थता बताया कि भाई आप तटस्थ भाव से देखें तो निरपेक्ष उदासीनता, यानी किसी के प्रति कोई आपका जो है इंक्लिनेशन नहीं हो। खोपरा माने नारियल का बना खप्पर, पद यानी पैरों के निशान, महिष कुल माने भैंसों का वंश, भैंस को संस्कृत में महिष कहा जाता है। तो गत्ता माने पुस्तक का मोटा कवर, भास यानी ज्ञान जानकारी, मदमस्त माने मतवाला। तो मदमस्त जो पाड़े जब लड़ते हैं यानी मतवाले होकर के, उनको किसी बात का भय नहीं, तो उसको मदमस्त कहते हैं। अब बच्चों इस पाठ में कुछ शब्द आए हैं, उनके हम पर्यायवाची शब्द जान जाते हैं। जैसे जलाशय, तो जलाशय को सरोवर कहते हैं, तड़ाग कहते हैं, तालाब कहते हैं और पुष्कर कहते हैं। सिंधु, सिंधु शब्द भी आया है, तो सिंधु से समुद्र, जलधि, अम्बुधि, नदीस, और भी इसके पर्यायवाची शब्द हैं, मैं आपको यहाँ पे केवल 4 बता रहा हूँ। पंकज, पंकज शब्द जो है नीरज, कमल, सरोज, कोकनद, उसको कोकनद भी कहते हैं। पृथ्वी, भू, भूमि, धरा, वसुधा, वसुंधरा, उर्वी। आकाश, व्योम, ख, अनंत और शून्य। कुछ पर्यायवाची शब्द हमने यहाँ पे बता दिया है, जो दूसरे पार्ट में भी उस शब्दों का प्रयोग होगा, तो आप यहाँ पर भी जान लें।
हम अगले बार भी चर्चा करेंगे। अब प्रश्न अभ्यास पे हम आते हैं। तो बच्चों, रंग की शोभा ने क्या कर दिया है? तो रंग की शोभा ने क्या किया था? पूर्व दिशा, जब हम आकाश को जब देख रहे थे तो पूर्व दिशा को सुंदर आकर्षक जो है कर दिया था, क्योंकि आकर्षण की शोभा सारी उत्तर दिशा की तरफ थी। तो जब सूर्य जब निकलने वाला था तो जहाँ पे लालिमा जब छाई तो उसने रंग की शोभा ने पूर्व दिशा को आकर्षक बना दिया। बादल किस तरह हो गए थे? तो जो बादल थे वो श्वेत पूनी की तरह, पूनी माने जो श्वेत धुनी हुई जो रुई होती है उसकी तरह हो गए थे। लोग किन किन चीज़ों का वर्णन करते हैं? यहाँ पे हमारे लेखक महोदय ने कहा है कि लोग जलाशयों का वर्णन करते हैं, लोग आकाश का वर्णन करते हैं, लोग पृथ्वी का वर्णन करते हैं, लेकिन कीचड़ का वर्णन नहीं करते हैं। अगला प्रश्न है, कीचड़ जैसा रंग कौन लोग पसंद करते हैं? तो यहाँ पर पाठ में बताया गया है कि कीचड़ जैसा रंग जो है वो कलाविज्ञ और विज्ञ लोग जो हैं पसंद करते हैं। हम लोग भी पसंद करते हैं, लेकिन विशेष करके जो कलाविज्ञ लोग होते हैं, जो कलाकार लोग होते हैं, उनको ये कलर बहुत पसंद होता है। कीचड़ के प्रति किसी को सहानुभूति क्यों नहीं होती? ये प्रश्न है, ये थोड़ा विस्तारित में इसका उत्तर देना है कि कीचड़ के प्रति किसी को सहानुभूति इसलिए नहीं होती है क्योंकि हम कीचड़ की उपयोगिता को ध्यान नहीं रखते हैं कि उससे क्या क्या फसलें होती हैं, वो हमारे लिए कितना सुंदर होता है, क्या होता है। हमारा सबसे बड़ा उससे नफरत होने का कारण ये होता है कि उसकी गंदगी हमको दिखाई पड़ती है, उसकी गंदगी से हम नफरत करते हैं, इसलिए हमको सहानुभूति नहीं होती है। लेकिन काका साहब आपको ये बताना चाहते हैं, लेखक महोदय, कि आप उसकी गंदगी पे ना जाएं, आप उसकी उपयोगिता पर जाएं तो आपको सहानुभूति होगी। अब ये आगे भी पढ़ेंगे। कीचड़ सूखकर किस प्रकार का दृश्य उपस्थित करता है? तो कीचड़ जब सूख जाता है और उस पर गाय भैंस पाड़े और बगुले पक्षी जब चलते हैं तो वो वहाँ पर खोपरे की तरह जो है वो उभरा हुआ दिखाई पड़ता है, और वो एक रास्ता जो है ऐसा लगता है कि जैसे वहाँ पे एक कारवा जब चलता है तो उसका रास्ता बनाया हुआ, तो एक रास्ता एक खोपरे की तरह जो है दृश्य उपस्थित करता है। जमीन ठोस होने पर उस पर किसके पद चिन्ह अंकित होते हैं? तो यहाँ पे बताया गया है कि जब कीचड़ सूख जाता है तो उसके ऊपर कुछ बगुले और अन्य पक्षी जो चलते हैं तो उनके जो 3 नाखून और एक पीछे अंगूठा, इस प्रकार का चित्र बनता है। और उसके बाद गाय भैंस बकरी पाड़े भेड़ ये जब चलते हैं तो उनके पद चिन्ह यानी पैरों के निशान उस पर अंकित हो जाते हैं जब जमीन ठोस हो जाती है। अब बच्चों, आपके प्रश्न में आपका जब एग्जाम होगा तो उसमें इस प्रकार का भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि आप इसका आशय स्पष्ट कीजिए। जैसे यहाँ पे लिखा है, नदी किनारे अंकित पद चिन्ह और सिंहों के चिन्हों से मानो महिष कुल के भारतीय युद्ध का पूरा इतिहास ही इस करदम लेख पे लिखा हो, ऐसा भास होता है। आप इसका आशय स्पष्ट करिए। तो आप इसका आशय ऐसे स्पष्ट करेंगे, लिखेंगे कि जो कीचड़ होता है जब सूख जाता है और उसके ऊपर गाय भैंस बकरी ये सब जीव जंतु जब चलते हैं, तो यहाँ पे स्पेशली भैंसों के लिए कहा गया है कि जब नदी के किनारे जब मिट्टी ठोस हो जाती है थोड़ा सा सूखने के बाद, तो उस पर पद चिन्ह माने पैरों के निशान और सींगों के निशान, जब मिट्टी से आपने देखा होगा कि बैल और भैंस कभी कभी अपने सींग से मिट्टी को खोदते हैं तो उसका भी चिन्ह उस पर आता है। और जब 2 भैंस आपस में लड़ती हैं, 2 पाड़े आपस में जब लड़ते हैं, महिष कुल माने भैंस पूरा झुंड का झुंड जब चलती हैं, तो वहाँ पर जब वो लड़ते हैं तो उनके पाँव के बहुत सारे निशान और बहुत सारे सींग से कुरेदी हुई रौंदी हुई पाँव से रौंदी हुई मिट्टी और सींगों से कुरेदी हुई मिट्टी जब वहाँ पर बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाती है, तो जब उस मिट्टी को जब कोई देखता है तो ऐसा लगता है कि जैसे यहाँ पर इस भैंसों ने मिल करके अपने पूरे युद्ध का इतिहास इस करदम लेख में लिख दिया। इस मिट्टी के इस कीचड़ में ही अपना पूरा इतिहास उन्होंने लिख दिया है। और उनकी जो हमारी लिपि है, उनकी लिपि क्या है? उनके जो पद चिन्ह हैं, उनके जो सींगों से कुरेदी हुई मिट्टी है, उनके चलने के पाँव के जो पद चिन्ह है, वही उनका इतिहास बताता है कि यहाँ पे पूरा इतिहास लिखा गया है। अगला है, फोटो लेते समय भी यदि उसमें कीचड़ का एक आध ठीकरे का रंग आ जाए तो उसे वार्म टोन कहकर विज्ञ लोग खुश खुश हो जाते हैं। देखिए, कीचड़ से हम नफरत करते हैं, लेकिन अगर कीचड़ का रंग फोटो लेते समय अगर कहीं स्पॉट अगर उस पर आ जाए, उस प्रकार के कलर जैसे वार्म कलर जो होते हैं, जैसे लाल है भूरा है, ठीक है, तो इस प्रकार के जो कलर होते हैं, ऑरेंज कलर है, नारंगी कलर है, तो इस प्रकार के कलरों को वार्म कलर कहते हैं। तो इस प्रकार का अगर ठीकरा कहीं पर अगर उसका कोई टुकड़ा या कि उसके कहीं स्पॉट अगर आ जाएं तो उसको लोग नाराज नहीं होते हैं, कीचड़ के नाम को सुन के नाराज होते हैं, लेकिन विज्ञ लोग जो जानकार लोग हैं, कला विज्ञ लोग हैं, कला मर्मज्ञ लोग हैं, वो उसको वार्म टोन कह करके खुश हो जाते हैं कि भाई ये एक नई डिज़ाइन है। तो यहाँ पे आपको ये बताना है, लेकिन कीचड़ का नाम सुन के सब बिगड़ जाते हैं।
वाक्य का प्रयोग करना है। आकर्षक, वह दृश्य मुझे आकर्षक लगा। यथार्थ, ये जो शब्द आए हैं आपके इस पाठ में, तो आपको इसको वाक्यों में प्रयोग करना। आप अपने हिसाब से करिए, मैं आपको करके बता रहा हूँ। यथार्थ, इस बात में कुछ भी यथार्थ नहीं है। तटस्थता, मूल्यांकन में तटस्थता का भाव उचित है। क्यों उचित है? आप जानते हैं, हम तटस्थ रहेंगे, हमारा इंक्लिनेशन किसी की तरफ नहीं होना चाहिए, तो वो फेयर हमारा मूल्यांकन होगा। कलाभिज्ञ, कलाभिज्ञ माने जो कला के जानकार लोग हैं, तो कलाभिज्ञों का सम्मान बहुत अधिक है। समाज में हम कलाभिज्ञों का सम्मान बहुत करते हैं। ठीक है। पद चिन्ह, हमें बुजुर्गों के पद चिन्ह पर चलना चाहिए। अब पद चिन्ह यहाँ पे जो गाय भैंस के जो पद चिन्ह हैं वो तो ठीक है, और पद चिन्ह का यहाँ पर एक दूसरा मतलब ये है कि जो हमारे बताए हुए अच्छे जो रास्ते हैं, ईमानदारी पे चलना, सत्य के मार्ग पे चलना, तो हमारे जो बड़े बुजुर्गों ने हमें जो रास्ता बताया है एक अच्छा जीवन जीने के लिए, उन्हीं के पद चिन्हों पर चलना चाहिए। तो यहाँ पर इसका शाब्दिक अर्थ नहीं है, यहाँ पर एक भाव भी आता है, तो इस प्रकार का भी हम उसका प्रयोग करते हैं। तो बच्चों, हमने इस पाठ को पढ़ लिया। अब आइए इस पाठ को पढ़ने के बाद हम संक्षिप्त जो है पुनरावलोकन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने इस पाठ को पढ़ने से पहले लेखक का परिचय जाना। तो काका साहब कालेलकर का मूल नाम था दत्तात्रेय बालकृष्ण कालेलकर। आपका जन्म जो है महाराष्ट्र सतारा में हुआ था। आपकी मातृभाषा मराठी थी, लेकिन आप हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, बांग्ला और संस्कृत, गुजराती सब भाषा अच्छी तरीके से जानते थे। और आपकी लेखन शैली बहुत अच्छी थी, सारगर्भित थी, खड़ी बोली का प्रयोग था। हम कुछ मेन बातें बता रहे हैं आपको। और आपको जो है, अब गांधी जी के बहुत निकटतम सहयोगी थे। आप एक शिक्षाविद थे, आप एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, और आपको साहित्य अकेडमी पुरस्कार भी आपको मिला था। ये जो है बहुत बड़ा पुरस्कार होता है। और आपने कृतियों के बारे में जाना, और आपका जो दर्शन था, आप गांधीवादी दर्शन से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, गांधी जी के सहयोगी भी थे, और आप गांधी जी के आश्रम में भी रहते थे। और जो सबसे बड़ी बात हमने लेखक के बारे में जाना कि लेखक हिंदीतर भाषी थे। हिंदीतर भाषी बच्चों उनको कहा जाता है जिनकी मातृभाषा हिंदी नहीं होती। तो काका साहब की मातृभाषा जो थी वो मराठी थी, लेकिन उसके बावजूद भी हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए आपने बहुत योगदान दिया, और हिंदी भाषा के बहुत आप पक्षधर थे। आपको पता था कि देश की भाषाई एकता, देश की एकता के लिए हिंदी कितनी ज़रूरी है, तो हिंदीतर भाषी होने के बावजूद भी आपने हिंदी की वकालत की। अब पाठ का सारांश, तो हमने यहाँ पर देखा कि कीचड़ के प्रति अपेक्षा का भाव लोगों में क्यों होता है, क्योंकि सबसे पहले लोग उसकी उपयोगिता पर ध्यान नहीं देते, पहले उसके गंदेपन पे जाते हैं। तो बच्चों, हमने इस पाठ को पढ़ा, और आपसे भी को भी इस बात को समझना है। लेखक आपसे कहना चाहते हैं कि आप उसकी उपेक्षा उसको मत करिए, मिट्टी को उपेक्षित भाव से मत देखिए, आप उसकी उपयोगिता पर जाइए, वो हमारे लिए कितना उपयोगी है। लेकिन उसमें सौंदर्य भी कम नहीं है, आप उसकी सौंदर्यता को देख सकते हैं। नदी के किनारे जाइए, हैं, और भी जगहों पर जाइए, खेतों में जाइए, खलिहानियों में जाइए, आपको बहुत सारी सुंदरता आपको मिले। उसके कलर, उसमें जो भी प्रकार के जो प्राकृतिक दृश्य होते हैं वो आपको आकर्षक, आपके मन का हरण कर लेंगे। वो मनोहर हैं, बहुत सुंदर हैं, तो आप उसको देखिए। लेकिन उसको देखने के लिए आपके अंदर भाव होने चाहिए। उसमें निहित सौंदर्यता बहुत ज़्यादा है ना। तो जो प्राकृतिक दृश्यों को हम देखने जाते हैं, हम पर्वत, पठार, मैदान सब देखते हैं, तो आप जाइए जहाँ पे कीचड़ होता है, वहाँ पर भी बहुत सुंदरता होता है, लेकिन आपको उसको देखना पड़ेगा। आपकी निगाहें उस प्रकार की हों, क्योंकि कहते हैं कि जो सुंदरता होती है वो हमारे अंदर होती है। तो आप उसको देखिए उस भाव से, आप उसके गंदगी से जो है अपेक्षा का भाव मत रखिए, आप उसके प्रति सहानुभूति जानिए, और जानिए कि हमारे लिए उसकी उपयोगिता कितनी है। उसकी उपयोगिता कितनी है, तो उसकी उपयोगिता अभी हम दूसरे पार्ट को जब पढ़ेंगे तो उसमें और भी बातें हम जानेंगे। लेकिन कीचड़ हमारे लिए कम उपयोगी नहीं है। हमने बच्चों नवीन शब्द पढ़े जो इस पाठ के संदर्भ में आए, हमने पर्याय शब्द पढ़े, हमने वाक्यों का प्रयोग पढ़ा, और वाक्यों के प्रयोग के साथ हमने जितना भी आपका ये निबंध पढ़ा उससे संबंधित जो भी प्रश्नोत्तर आए, आशय स्पष्ट करा, हमने इनकी चर्चा की है। और इसके बाद बच्चों हमारा ये जो पहला जो भाग है वो यहाँ पर समाप्त होता है, और हम जल्दी ही आपके सामने आएंगे इसी पाठ का दूसरा भाग लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद।